आज के सेशन में हम जिस टॉपिक की चर्चा आपके साथ करने जा रहे हैं, एक टॉपिक है एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर के बात करेंगे। फिर इसके बाद अगला टॉपिक जो हम लोगों का होगा वह होगा 27 फरवरी 2024 को देश के राष्ट्रपति कार्यालय के द्वारा अजय माणिकराव खानविलकर को देश के नए लोकपाल के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है, उस विषय में बात करेंगे। और 7 मार्च 2024 को स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य राष्ट्र बना है, इसके विषय में चर्चा करेंगे। और 18 फरवरी 2024 को बाफ्टा पुरस्कार और 10 मार्च 2024 को ऑस्कर पुरस्कार दिए गए हैं। इन तमाम टॉपिकों के विषय में आज के सेशन में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तो पहला टॉपिक जो हम लोगों का है आज का, वह है एक राष्ट्र एक चुनाव। एक राष्ट्र एक चुनाव। वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन, इसी के विषय में हम लोग बात करेंगे। देश में पहली बार आजाद भारत के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, और आजाद भारत के संदर्भ में देश में पहली बार लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए थे 1951-52 में। पूरे देश में लोकसभा के चुनाव और पूरे देश के जो भी राज्य थे उस समय, उसमें विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए थे। पहली बार 1952 में लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए। दूसरी बार 1957 में लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए। तीसरी बार 1962 में लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए। लेकिन उसके बाद लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ नहीं होने लगे, बल्कि लोकसभा विधानसभा के चुनाव अलग अलग होने लगे। आजादी के बाद के भारत में सर्वप्रथम कांग्रेस की सरकार बनी थी, और कांग्रेस उस समय एक राष्ट्र एक चुनाव के पक्षधर हुआ करती थी। और कांग्रेस ने 1952 में, 1957 में, 1962 में एक साथ लोकसभा और विधानसभा का चुनाव करवाने का काम किया। लेकिन जब 2023 में केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव करवाने की बात की गई, तो उसकी आलोचना विपक्ष के कांग्रेसी सरकार के द्वारा किया गया। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार एक राष्ट्र एक चुनाव करवाने को लेकर एक 8 सदस्यीय समिति का गठन किया। एक 8 सदस्यीय समिति का गठन किया। एक राष्ट्र एक चुनाव करवाने को लेकर केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा एक 8 सदस्यीय कमेटी का जो गठन किया गया है, वह 2 सितंबर 2023 को 2 सितंबर 2023 को समिति का गठन किया गया है। समिति में टोटल 8 सदस्य है, और समिति में जो टोटल 8 सदस्य है, उन 8 सदस्यों में अगर देखा जाए तो उन 8 सदस्यों में भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, भारत के गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी, इसके बाद 15वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह, इसके बाद एक न्यायाधीश हरीश साल्वे, इसके बाद जो है संजय कोठारी, सुभाष कश्यप, गुलाम नबी आजाद। यही 8 के 8 लोग इस समिति में थे। और इस समिति की अध्यक्षता
भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया। भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया। मतलब एक राष्ट्र एक चुनाव करवाने को लेकर केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा 2 सितंबर 2023 को जो 8 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था, इस 8 सदस्यीय कमेटी के अध्यक्ष थे आपको रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद। इसके अलावे जो 7 अन्य सदस्य थे, उन सदस्यों के नाम से हमने आपको अवगत करवाया है। और उन 7 सदस्यों में से एक सदस्य जो लोकसभा में विपक्ष के नेता थे, कांग्रेस के नेता थे, अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी इस समिति से त्यागपत्र दे दिए। अधीर रंजन चौधरी इस समिति से त्यागपत्र दे दिए। खैर, उनके त्यागपत्र देने से कोई प्रभाव इस समिति के ऊपर नहीं पड़ा। उनके त्यागपत्र देने के बावजूद भी यह समिति काम किया। और इस समिति में इन 8 सदस्यों के अलावे एक आमंत्रित सदस्य भी थे, एक विशेष आमंत्रित सदस्य भी थे। और इस समिति में जो एक विशेष आमंत्रित सदस्य थे, वे थे कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल कानून मंत्री हैं, वर्तमान में भी वो हैं, और वही इस समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य थे। यह समिति लगभग 6 माह के विचार विमर्श के बाद, लगभग 6 माह से ज्यादा समय ही हो गया है, यह समिति 6 माह से अधिक समय तक विचार विमर्श करने के बाद फाइनली अपनी सिफारिश, अपनी रिपोर्ट देश के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को सौंपने का काम किया। और इस समिति की सिफारिशें 14 मार्च 2024 को, 14 मार्च 2024 यह समिति अपनी सिफारिश जो है 14 मार्च 2024 को, 14 मार्च 2024 को यह समिति अपनी सिफारिश देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को सौंपने का काम किया। और यह कमेटी अनेकों प्रकार की सिफारिश किया है। यह कमेटी अनेकों प्रकार की सिफारिश किया है। यह कमेटी जो अनेकों प्रकार की सिफारिश किया है, उन अनेकों सिफारिश में परीक्षा के लिहाज से अगर देखा जाए तो कुछ सिफारिश महत्वपूर्ण है। कुछ सिफारिश जो महत्वपूर्ण है, उसमें इस कमेटी का एक सिफारिश यह था कि देश में लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव, पंचायती राज के चुनाव, नगर निकाय के चुनाव, पंचायती राज के चुनाव, नगर निकाय के चुनाव, ये सभी चुनाव एक साथ करवाए जाएं। सभी चुनाव एक साथ करवाए जाएं। देखिए, देश की अगर आप बात करेंगे तो देश में राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव भी होता है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, विधानसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, विधान परिषद का चुनाव होता है, मुखिया का चुनाव होता है, वार्ड पार्षद का चुनाव होता है। ये तमाम चुनाव होते हैं। और वर्तमान में क्या है जानते हैं? देश हमेशा चुनावी मोड में ही रहता है। कोई ऐसा वर्ष नहीं होगा जब चुनाव नहीं हो रहा होगा। देश वर्तमान समय में चुनावी मूड में है। जैसे अभी लोकसभा का चुनाव हो रहा है, पूरा देश लोकसभा के चुनाव में व्यस्त है। फिर 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, फिर 2026 में बंगाल का चुनाव होगा, 2027 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा का चुनाव होगा। मतलब देश हमेशा चुनावी मोड में रहता है। और हमारे प्रधानमंत्री तो देखते ही हैं, चुनाव से उनको बेहद लगाव है। भाषण देने में उनको मजा आता है, समझ गए? तो हमारे प्रधानमंत्री को देखते ही हैं। अगर आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि मोदी जी हमेशा चुनाव में ही व्यस्त रहते हैं, मैक्सिमम समय चुनाव में व्यस्त रहते हैं। अब प्रधानमंत्री हमेशा चुनाव में व्यस्त रहेंगे, ये तो सही बात नहीं है। तो देश में एक तो अगर चुनावी चीजें हमेशा होते रहती है तो देश के जो विकासात्मक कार्य है उसमें अवरोध उत्पन्न होता है, उसमें अवरोध उत्पन्न होता है। और खर्च भी, आर्थिक बोझ भी थोड़ा ज्यादा लगता है। अगर एक साथ चुनाव हो जाए
तो 5 साल में एक बार लोग चुनावी मूड में आएगा, चुनावी मोड में आएगा। फिर 4 साढ़े 4 साल तक देश में विकासात्मक कार्य होंगे, आर्थिक बोझ भी देश के ऊपर कम पड़ेगा, आर्थिक बोझ भी देश के ऊपर कम पड़ेगा अगर एक बार में चुनाव हो जाता है पूरे देश में। तो अभी क्या है, चुनाव होते रहता है मोदी जी को हमेशा। अभी मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार में जाना है, कुछ दिन के बाद छत्तीसगढ़ में जाना है, राजस्थान में जाना है। तो चुनाव के विषय में ही हमारे प्रधान सेवक सोचते रह जाते हैं। तो उससे बेहतर है 6 महीना साल भर एक बार चुनाव के विषय में सोच ले, 4 साल तक विकासात्मक कार्य करे, बेहतर चीज ही है। लेकिन इसके कई सारे नकारात्मक पहलू भी है। हमने आपको सिर्फ सकारात्मक पहलू बतलाया है, लेकिन इसके बहुत सारे नकारात्मक पहलू भी है। इसका सबसे बड़ा नकारात्मक पहलू तो यही है कि अगर एक साथ चुनाव होता है तो जो क्षेत्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी की अगर हम लोग बात करें तो क्षेत्रीय पार्टी का महत्व घट जाएगा, क्षेत्रीय पार्टी का महत्व घट जाएगा। सबसे बड़ा चीज तो ये हो जाएगा। और भी कई सारे नकारात्मक पहलू है। खैर उन नकारात्मक पहलुओं में हमें जाने की जरूरत नहीं है। जब यह कमिटी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया तो उस रिपोर्ट में अनेकों प्रकार की सिफारिश की। कमिटी ने जो अनेकों प्रकार की सिफारिश की, उसमें कमिटी ने यह सिफारिश किया कि देश में लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव, स्थानीय निकाय के चुनाव, स्थानीय निकाय के चुनाव, नगर निकाय के चुनाव, नगर निकाय के चुनाव, नगर निकाय के चुनाव सभी एक साथ हो, सभी एक साथ हो, सभी एक साथ हो, सभी एक साथ हो। जैसे अभी पूरे देश में लोकसभा का चुनाव एक साथ हो रहा है, पूरे देश में लोकसभा का चुनाव एक साथ 7 चरणों में हो रहा है। उसी प्रकार से इस लोकसभा चुनाव के साथ ही देश के 2800 राज्य में विधानसभा का चुनाव भी करवा लिया जाए। पंचायती राज संस्थाएं जो है उसका भी चुनाव करवा लिया जाए, और नगर निकाय जो है, नगर पालिका सबका जो चुनाव है उसका भी चुनाव एक साथ करवा लिया जाए। तो कमिटी ने अपनी पहली सिफारिश में यह कहा कि देश में लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकाय और नगर निकाय के चुनाव सब एक साथ हो जाए, सब एक साथ हो जाए पूरे देश में। आगे बढ़कर कमिटी ने यह कहा कि ये सभी चुनाव 2 चरणों में हो, 2 चरणों में हो, 2 चरणों में, 2 चरणों में हो। ये सभी चुनाव एक साथ हो, लेकिन एक साथ ये सभी चुनाव 2 चरणों में हो, 2 चरणों में हो, 2 चरणों में हो। जिसमें प्रथम चरण में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हो जाए पूरे देश में, जिसमें प्रथम चरण में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो जाए। और जब प्रथम चरण में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो जाते हैं तो इस स्थिति में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होने के 100 दिनों के भीतर दूसरे चरण का चुनाव हो, और उस दूसरे चरण के चुनाव में स्थानीय निकाय और नगर निकाय के चुनाव हो, दूसरे चरण के चुनाव में स्थानीय निकाय और नगर निकाय के चुनाव हो। चीजों को समझिएगा। रामनाथ कोविंद की नेतृत्व वाली समिति ने सिफारिश यह किया कि लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकाय, नगर निकाय सब चुनाव एक साथ हो, लेकिन ये सभी चुनाव 2 चरणों में हो। प्रथम चरण में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हो जाए, और लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होने के 100 दिनों के भीतर, 100 दिनों के भीतर नगर निकाय और स्थानीय निकाय के चुनाव हो जाए। यह सिफारिश यह कमिटी ने किया। फिर इसके बाद यह कमिटी दूसरी सिफारिश क्या किया है, इसको आप समझिएगा। यह कमिटी दूसरी सिफारिश यह किया कि अगर मान लिया जाए लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा के चुनाव होने के बाद लोकसभा का कार्यकाल आप सब लोग जानते हैं कितने वर्षों का होता है,
5 वर्षों का होता। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का? 5 वर्ष का। लोकसभा का चुनाव 2024 में हुआ। लोकसभा का कार्यकाल 2024 से 2029 तक रहेगा। लोकसभा का कार्यकाल 2024 से 2029 तक रहेगा। 2024 से 2029 तक रहेगा। लोकसभा का कार्यकाल जो 2024 से 2029 तक रहेगा, अब मान लिया जाए कि 2026 में प्रधानमंत्री के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और वह अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो गया। तो अगर पारित हो जाता है तो इस स्थिति में प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो 2026 में प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव के कारण त्यागपत्र देना पड़ा और कोई राजनीतिक पार्टी ऐसी नहीं है कि जो सरकार का गठन कर सके। तो इस स्थिति में नई लोकसभा का चुनाव होगा, लेकिन जो नई लोकसभा का चुनाव होगा वह 5 वर्षों के लिए नहीं होगा, बल्कि नई लोकसभा का चुनाव बचे हुए समय के लिए होगा। नई लोकसभा का चुनाव बचे हुए समय के लिए होगा। यह सिफारिश भी इस कमेटी के द्वारा किया गया। लेकिन वर्तमान में क्या होता है जानते हैं? वर्तमान में जो नियम कानून लागू है, वर्तमान में जो नियम कानून लागू है वो यह कहता है कि अगर 2026 में सत्ता गिर गई तो जो नई लोकसभा का चुनाव होगा वह अगले 5 वर्षों के लिए होगा। 2026 से 2031 तक के लिए होगा। 2026 से 2031 तक के लिए होगा। वर्तमान में जो विधि व्यवस्था है वो यह कहता है। लेकिन रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने यह कहा कि अगर लोकसभा या विधानसभा अपने समय से पहले भंग हो जाता है, अगर लोकसभा या विधानसभा अपने समय से पहले भंग हो जाता है, तो इस स्थिति में जो नई लोकसभा या नई विधानसभा के लिए चुनाव होगा वह बचे हुए समय के लिए होगा, ना कि पूरे 5 वर्ष के लिए होगा। वह बचे हुए समय के लिए होगा, ना कि पूरे 5 वर्ष के लिए होगा। यह रामनाथ कोविंद कमेटी की सिफारिश है। अगर रामनाथ कोविंद कमेटी की सिफारिश को लागू किया जाता है, अगर रामनाथ कोविंद कमेटी के सिफारिश को लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेदों में संशोधन करने होंगे। जैसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83 में संशोधन करने होंगे, अनुच्छेद 172 में संशोधन करने होंगे। अनुच्छेद 83 में संसद अर्थात लोकसभा राज्यसभा के कार्यकाल की चर्चा है। अनुच्छेद 172 में विधानमंडल विधानसभा विधान परिषद के कार्यकाल की चर्चा है। तो इन अनुच्छेदों में कुछ परिवर्तन करने पड़ सकते हैं अगर देश में एक राष्ट्र एक चुनाव होता है तो। देखिए, आप इस बात को जानिए, केंद्र की मोदी सरकार सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को संसद ने पारित कर दिया था 12 दिसंबर 2019 को। संसद पारित करके ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन जब 2024 में लोकसभा के चुनाव होने थे तो लोकसभा के चुनाव के ठीक पहले केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को लागू कर दिया गया है। तो केंद्र की मोदी सरकार के कार्यकाल में एक राष्ट्र एक चुनाव करवाने को लेकर के सिफारिशें की गई है। और अगर मान लिया जाए, देखिए मोदी जी क्या चाहते हैं जानते हैं? मोदी जी के मंशा को आप समझिए, मोदी जी के स्ट्रेटजी को आप समझिए। मोदी जी यह चाहते हैं 1 नेशन 1 लीडर। मोदी जी की मंशा ये है 1 नेशन 1 लीडर, मतलब उनके अलावा कोई हो ही नहीं। ये लोकतंत्र के लिए सही सूचक नहीं है।
भले हमारे मोदी जी हैं, अच्छे नेता हैं, वो अलग चीज है, लेकिन वन नेशन वन लीडर ये लोकतंत्र के लिए सही संकेत नहीं है। हमारे मोदी जी यही चाह रहे हैं। देखिए ना, सब जगह जो आपको जो भी काम होता है, देखिए कायदे से नाम दिया जाना चाहिए भारत सरकार। भारत सरकार ने फलना काम किया, लेकिन नहीं, भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने फलना काम किया। और बैनर पोस्टर देखिए ना, बीजेपी का बैनर पोस्टर देखिए, सिर्फ मोदी जी का बड़ा चेहरा, बाद बाकी का चेहरा भी गायब रहता है, एकदम चेहरा गायब रहता है। और देखिए ना, हाल फिलहाल में हमारे मोदी जी पटना में रोड शो किए, नीतीश जी के हाथ में कमल थमा दिए। अगर आप इसको एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर सोचे तो यह संदेश देने का प्रयास किया गया है कि जदयू भी भाजपा में विलय हो गया है, अब नीतीश कुमार भी कमल का फूल ही उठाने वाले हैं। और अगर आप थोड़ा गहराई में जाकर के सोचे तो जदयू पार्टी के सर्वे सर्वा जब कमल का फूल उठा सकता है तो सब जदयू के नेता को, जदयू के कार्यकर्ता को कमल का फूल उठाना चाहिए। लेकिन अगर आप थोड़ा और आगे बढ़कर के सोचेंगे तो एक प्रकार से कहिए तो हमारे बिहार की अस्मिता से खेला गया है ये, बिहार की अस्मिता से खेला गया है ये। और ठीक है, केंद्र में मोदी जी का जो महत्व है वो है, लेकिन बिहार में नीतीश जी के महत्व को कम करके आंका गया है। आप मोदी जी के रोड शो में जाकर के देखेंगे फोटो सब, तो मोदी जी को ऊंचा करके दिखाया गया है और नीतीश कुमार, रविशंकर प्रसाद दोनों को छोटा करके दिखाया गया है। ये बिहार की अस्मिता के साथ खिलवाड़ हुआ है। अगर आप सोचने वाले हैं, अगर आप सच में गहनता से सोचते हैं, तब आपको ये पता चलेगा, समझ गए। ऐसे अब अंधभक्त के तरह सोचते हैं, भक्त के तरह सोचते हैं, तब तो आपका कोई उपाय ना है। लेकिन बिहार की अगर आप बात करेंगे तो इस फोटो के जरिए बिहार की अस्मिता के साथ खिलवाड़ हुआ है, सच यही है। तो ये एक राष्ट्र एक चुनाव के विषय में हुआ, ये एक राष्ट्र एक चुनाव के विषय में हुआ। अगला हेडिंग मारिए, नाटो। नाटो, नाटो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, नाटो के विषय में इसलिए जानना है क्योंकि 7 मार्च 2024 को 7 मार्च 2024 को 7 मार्च 2024 को 7 मार्च 2024 को नाटो का 32वां सदस्य देश 32वां सदस्य देश स्वीडन बना है। 32वां सदस्य देश स्वीडन बना है। अब नाटो भी एक गठबंधन है। नाटो क्या है समझिएगा। देखिए, आपको इसका संबंध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक राजनीति में बनी परिस्थिति से है, तथा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो पूरा का पूरा विश्व 2 गुट में बट गया था, अमेरिकी गुट और रूसी गुट, उससे इसका संबंध है। कैसे उससे इसका संबंध है, इस चीज को आप समझिएगा। एक तो देखिए, विशेष तौर पर एक तो पहली बात आप ये जान लीजिए कि नाटो का गठन अगर हम लोग देखें तो नाटो का गठन हुआ है 4 अप्रैल 1949 को। 4 अप्रैल 1949 को इसका गठन हुआ है और इसका सचिवालय है ब्रुसेल्स,
बेल्जियम का एक प्रमुख शहर है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है और इसके महासचिव है जॉन्स स्टॉल्टेनबर्ग। जॉन्स स्टॉल्टेनबर्ग नाटो के जो महासचिव है, नाटो के महासचिव की अगर हम लोग बात करें तो इसके महासचिव है जॉन्स स्टॉल्टेनबर्ग। जॉन्स स्टॉल्टेनबर्ग, जॉन्स स्टॉल्टेनबर्ग नाटो के महासचिव हैं, ठीक है। और नाटो के विषय में इसलिए हम लोग जान रहे हैं क्योंकि स्वीडन 7 मार्च 2024 को नाटो का 32वां सदस्य राष्ट्र बना। देखिए, नाटो का जब गठन हुआ था तो इसमें सदस्य राष्ट्रों की कुल संख्या कितनी थी जानते हैं? नाटो के गठन के समय सदस्य राष्ट्रों की संख्या थी 12, 1 पर 2 12। नाटो के जो 12 सदस्य राष्ट्र थे, अमेरिका, कनाडा, नॉर्वे, बेल्जियम, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देश नाटो के सदस्य राष्ट्र रहे हैं, नाटो के संस्थापक सदस्य राष्ट्र रहे हैं। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो पूरा विश्व 2 गुट, अमेरिकी गुट और रूसी गुट में बट गया था, इसमें आज आप जिसे रूस कहते हैं उसका जब विघटन नहीं हुआ था तो उसे सोवियत संघ कहा जाता था। सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ। पहले रूस सोवियत संघ कहलाता था, सोवियत संघ कहलाता था। तो जो यूरोप महादेश है, देखिए ये यूरोप महादेश है। यूरोप महादेश के देशों में फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, आइसलैंड, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, यूक्रेन, रसिया, ये सभी यूरोप महादेश के देश हैं। यूरोप महादेश के अटलांटिक महासागर से सटे देश, देखिए यूरोप महादेश के पश्चिम में आएंगे तो ये अटलांटिक महासागर है और अटलांटिक महासागर का ऊपरी भाग उत्तरी अटलांटिक महासागर और निचला हिस्सा दक्षिणी अटलांटिक महासागर। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर से जो सटे यूरोप महादेश के देश हैं, उत्तरी अटलांटिक महासागर से जो सटे अटलांटिक महासागर के देश हैं, जैसे आइसलैंड है, यूनाइटेड किंगडम है, डेनमार्क है, नॉर्वे है, फ्रांस है, ये सब जो तमाम देश है, इन तमाम देशों को सोवियत संघ से सुरक्षा प्रदान करने को लेकर नाटो का गठन हुआ था। नाटो का गठन हुआ था। नाटो का कुछ रूल रेगुलेशन है। नाटो का रूल रेगुलेशन क्या है जानते हैं? जैसे मान लिया जाए नाटो का 32वां सदस्य राष्ट्र स्वीडन बना 7 मार्च 2024 को। उससे पहले नाटो में 31 सदस्य राष्ट्र थे। अब स्वीडन अगर नाटो का सदस्य राष्ट्र बनना चाहता है तो स्वीडन के सदस्य बनने से पहले नाटो में जो 31 सदस्य राष्ट्र था, उस 31 सदस्य राष्ट्रों में से किसी को भी इस बात पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि स्वीडन सदस्य राष्ट्र बनेगा या नहीं बनेगा। मतलब समझिए, स्वीडन जो नाटो का सदस्य राष्ट्र बना ना 32वां, इससे पहले जो 31 राष्ट्र नाटो के सदस्य थे, 31 ने मंजूरी दिया, तब जाकर के स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य राष्ट्र बना। अगर 31 में से एक भी देश स्वीडन का विरोध कहता कि ना स्वीडन नाटो का सदस्य राष्ट्र नहीं बनेगा, एक भी देश अगर विरोध करता, 31 में से एक भी देश विरोध करता, तो फिर स्वीडन जो है नाटो का सदस्य राष्ट्र नहीं बन पाता। तो मतलब नाटो का कानून है कि किसी राष्ट्र को सदस्यता देने के लिए नाटो के सभी सदस्य राष्ट्रों की सहमति जरूरी है। और नाटो का दूसरा कानून यह है, नाटो का जो भी सदस्य राष्ट्र है, जैसे अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, नॉर्वे, डेनमार्क, आइसलैंड, ये सभी नाटो के सदस्य राष्ट्र हैं। अगर
नाटो के सदस्य राष्ट्रों में से किसी भी राष्ट्र पर कोई भी दूसरा राष्ट्र आक्रमण करता है, मान लिया जाए नाटो का सदस्य राष्ट्र कनाडा है, कनाडा पर चीन आक्रमण कर दिया, कनाडा पर चीन आक्रमण कर दिया, मान लिया जाए, तो कनाडा पर अगर चीन आक्रमण कर दिया और कनाडा नाटो का सदस्य राष्ट्र है, तो क्या माना जाता है पता है? यह माना जाता है कि यह आक्रमण कनाडा पर नहीं हुआ है, बल्कि यह आक्रमण नाटो पर हुआ है। और फिर इस स्थिति में नाटो का यह कानून है, नाटो के सभी सदस्य राष्ट्र मिल करके चीन पर आक्रमण करेगा। नाटो के सभी सदस्य राष्ट्र अमेरिका, कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस सब मिल करके चीन पर आक्रमण करेगा। यह सब नाटो का कानून है और काफी अच्छा कानून है। और विशेष तौर पर उत्तरी अटलांटिक महासागर से सटे देशों का यह एक संगठन है, उत्तरी अटलांटिक महासागर से सटे देशों का यह एक संगठन है। और नाटो का सदस्य राष्ट्र 7 मार्च 2024 को जब आपको स्वीडन बना, तो स्वीडन के प्रधानमंत्री थे, हैं वर्तमान में, हैं भी उल्फ क्रिस्टसर्न लिख देते हैं यहां पर, उल्फ क्रिस्टसर्न। ये स्वीडन के प्रधानमंत्री हैं, स्वीडन के प्रधानमंत्री हैं। और ये वाशिंगटन में थे 7 मार्च 2024 को, और इनकी उपस्थिति में अमेरिका के वाशिंगटन में स्वीडन को नाटो का 32वां सदस्य राष्ट्र बनाया गया। और बाकी 31 सदस्य राष्ट्र ने इस पर अपनी सहमति दी। वही स्वीडन से पहले नाटो का 31वां सदस्य राष्ट्र बना था फिनलैंड, नाटो का 31वां सदस्य राष्ट्र बना था फिनलैंड। और फिनलैंड 4 अप्रैल 2023 को फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य राष्ट्र बना था, नाटो का 31वां सदस्य राष्ट्र बना था। समझ गए? आगे हेडिंग मारिए लोकपाल। और देखिए लोकपाल क्या है जानते हैं? लोकपाल क्या है? देखिए भ्रष्टाचार की अगर आप बात करेंगे, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण पाने वाली सबसे बड़ी संस्था ही लोकपाल कहलाती है। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण पाने वाली सबसे बड़ी संस्था लोकपाल है। और लोकपाल के वैश्विक स्तर पर गठन की अगर हम लोग बात करें, तो लोकपाल का वैश्विक स्तर पर गठन 1809 में हुआ है। वैश्विक स्तर पर गठन लोकपाल का 1809 में हुआ है, 1809 में। और सबसे पहले लोकपाल का गठन हुआ है स्वीडन में सबसे पहले लोकपाल का गठन हुआ है, स्वीडन में सबसे पहले लोकपाल का गठन हुआ है। और देखिए स्वीडन में लोकपाल का गठन 1809 में हुआ, और भारत में लोकपाल का गठन हुआ 2019 में। भारत में लोकपाल का गठन हुआ 2019 में। लगभग हम लोग 200 बरस स्वीडन से पीछे हैं। तो जानते हैं स्वीडन जैसे देश में, नॉर्वे जैसे देश में, फिनलैंड जैसे देश में, आइसलैंड जैसे देश में भ्रष्टाचार ना के बराबर है, ना के बराबर भ्रष्टाचार है। न्यूजीलैंड जैसे देश में ना के बराबर भ्रष्टाचार है। और काफी साफ सुथरा देश है, काफी बेहतरीन देश है। यहां के लोग शिक्षित हैं, यहां की जनसंख्या कम है, लोग शिक्षित हैं, लोगों को बेरोजगारी भत्ता मिलता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन देशों में बेरोजगारों को 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख रुपया पर मंथ बेरोजगारी भत्ता मिलता है।
तो काहे भ्रष्टाचार होगा, काहे भ्रष्टाचार होगा इन देशों में। तो अब आप समझिए, यहां पर स्वीडन में वैश्विक स्तर पर सबसे पहले लोकपाल का गठन हुआ। देखिए, हमारा देश उस समय तो गुलाम था। हमारे देश को आजादी 1947 में मिली। जब अंग्रेज भारत छोड़कर जा रहा था तो बहुत कुछ भारत को देकर गया अंग्रेज। उसमें एक भ्रष्टाचार भी अंग्रेज भारत को देकर गया, भ्रष्टाचार भी अंग्रेज भारत को देकर गया। अंग्रेज जो भारत को भ्रष्टाचार देकर गया, इस भ्रष्टाचार से निजात पाने के लिए भारत की सरकार ने सीबीआई का गठन, सीबीसी का गठन, लोकपाल का गठन, सीबीआई, सीबीसी, लोकपाल, इस सब का गठन किस लिए किया गया है? केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इस सब का गठन भ्रष्टाचार पर नियंत्रण पाने के लिए किया गया है। लेकिन फिर भी देश में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण नहीं पाया जा सका है। देश के नेता को सोचना चाहिए कि हम किसको लूट रहे हैं। हम देश को लूट रहे हैं, हम देश को लूट रहे हैं। लेकिन देश के नेता, देखिए आज के डेट में क्या है जानते हैं? कुछ लोग ऐसे हैं जो सरकार की चाटुकारिता में व्यस्त है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो सरकार की बुराई में व्यस्त है। न्यूट्रल कोई है ही नहीं, जबकि देश के नागरिकों को न्यूट्रल होना चाहिए। अगर सत्ता पक्ष सही काम करता है तो एकदम ताल ठोक करके समर्थन कीजिए, हां सही काम है ये। अगर सत्ता पक्ष गलत काम करता है तो ताल ठोक करके कहिए हां ये गलत काम है। अगर विपक्ष गलत करता है तो कहिए हां ये गलत है। भ्रष्टाचार को समाप्त करने वाली सबसे बड़ी संस्था लोकपाल है, और लोकपाल विधेयक पारित करने को लेकर ही अन्ना हजारे के द्वारा दिल्ली के रामलीला मैदान में जो आंदोलन किया गया था, उसी आंदोलन से उपजे नेता अरविंद केजरीवाल है। और अन्ना हजारे के उसी आंदोलन के वजह से देश में लोकपाल विधेयक पारित हो पाया और देश में लोकपाल का गठन हो पाया। देश में लोकपाल विधेयक पारित हो पाया और देश में लोकपाल का गठन हो पाया, देश में लोकपाल का गठन हो पाया। देखिए, देश में भ्रष्टाचार को समाप्त करने को लेकर लोकपाल का गठन और राज्यों में भ्रष्टाचार को समाप्त करने को लेकर के लोकायुक्त का गठन, देश में भ्रष्टाचार को समाप्त करने को लेकर लोकपाल का गठन और राज्यों में भ्रष्टाचार को समाप्त करने को लेकर लोकायुक्त का गठन होना चाहिए। यह बात सर्वप्रथम देश की संसद में कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी ने कहा, के.एम. मुंशी ने कहा। वही के.एम. मुंशी जो संविधान सभा के सदस्य थे, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य थे के.एम. मुंशी, वही के.एम. मुंशी यह बात कहे हैं कि देश में भ्रष्टाचार को समाप्त करने को लेकर लोकपाल और राज्य में भ्रष्टाचार को समाप्त करने को लेकर के लोकायुक्त का गठन होना चाहिए, लोकायुक्त का गठन होना चाहिए। 1960 ईस्वी के आसपास ये बात देश की संसद में उन्होंने कहा। आगे चलकर 1966 ईस्वी में, 1966 ईस्वी में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन हुआ और प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने यह सिफारिश किया कि लोकपाल का गठन करने को लेकर लोकपाल विधेयक लाया जाना चाहिए। और प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर देश की संसद में सर्वप्रथम लोकपाल बिल 1968 में लाया गया। देश में सर्वप्रथम, देश की संसद में सर्वप्रथम लोकपाल बिल 1968 में लाया गया। देश की संसद 1968 के लोकपाल विधेयक को पारित नहीं कर सका। आगे चलकर के 1972 में, 1977 में लोकपाल विधेयक लाया गया, लेकिन लोकपाल विधेयक 1972 में भी, 1977 में भी पारित नहीं हो सका। 2012-13 में अन्ना हजारे आंदोलन के वजह से केंद्र की मनमोहन सिंह सरकार के द्वारा
2013 ईस्वी में भारत की संसद ने लोकपाल विधेयक को पारित किया। 2013 ईस्वी में केंद्र की मनमोहन सिंह सरकार ने लोकपाल विधेयक को पारित किया। लोकपाल विधेयक भारत की संसद ने पारित 2013 में कर दिया। 2014 में सत्ता परिवर्तन हुआ, मोदी जी की सरकार बनी। केंद्र की मोदी सरकार ने 2016 में लोकपाल विधेयक में संशोधन किया। 2013 में जो लोकपाल विधेयक पारित हुआ था, उस लोकपाल विधेयक 2013 में केंद्र की मोदी सरकार ने 2016 में संशोधन किया। और फिर केंद्र की मोदी सरकार सो गई। 2019 में जब 17वीं लोकसभा का चुनाव होना था, तो 17वीं लोकसभा के चुनाव के ठीक पहले केंद्र की मोदी सरकार यह दिखलाने के लिए कि हम भ्रष्टाचार को देश से समाप्त करना चाहते हैं, इसी वजह से केंद्र की मोदी सरकार ने 2019 में लोकपाल का गठन किया। लोकपाल का गठन किया। देखिए, लोकपाल विधेयक पारित 2013 में और गठन हुआ है 2019 में। गठन हुआ है लोकपाल का 2019 में। लोकपाल का गठन जब 2019 में हुआ, तो 2019 में लोकपाल का गठन हुआ तो लोकपाल में तय किया गया कि लोकपाल में एगो अध्यक्ष होगा और 8 गो अन्य सदस्य होगा। लोकपाल में एक अध्यक्ष होगा और 8 गो अन्य सदस्य होगा, जिसमें 4 न्यायिक सदस्य और 4 गैर न्यायिक सदस्य। और लोकपाल के विषय में कहा गया कि लोकपाल का जो अध्यक्ष या अन्य सदस्य होगा, उनकी नियुक्ति 4 सदस्यीय समिति वाले सदस्यों के द्वारा किया जाएगा, जिसमें एक प्रधानमंत्री होंगे, दूसरा लोकसभा में विपक्ष के नेता, तीसरा लोकसभा के अध्यक्ष और चौथा भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता, लोकसभा का अध्यक्ष, भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, इन चारों व्यक्तियों को मिलाकर एक समिति का गठन किया जाएगा। और यह समिति जिसे लोकसभा का अध्यक्ष या सदस्य नियुक्त करेगा, वही व्यक्ति लोकसभा का अध्यक्ष या सदस्य नियुक्त हो सकता है। और इस समिति के द्वारा सिफारिश करने के बाद लोकपाल के अध्यक्ष या सदस्यों को अंतिम तौर पर नियुक्त करने का काम देश के राष्ट्रपति करते हैं। 2019 के समय देश के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी थे। श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा देश में लोकपाल के प्रथम अध्यक्ष के तौर पर पिनाकी चंद्र घोष को नियुक्त किया गया। लोकपाल के प्रथम अध्यक्ष बने पिनाकी चंद्र घोष। और लोकपाल के अध्यक्ष या सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 70 वर्ष। 5 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो, उस अनुसार लोकपाल के अध्यक्ष या सदस्य अपने पद को छोड़ते हैं। और अगर कोई व्यक्ति एक बार लोकपाल का अध्यक्ष या सदस्य बन गया और उसका कार्यकाल समाप्त हो गया, तो दोबारा वह पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होता है। दोबारा वो पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होता है। और इतना ही नहीं, बल्कि अगर कोई व्यक्ति लोकपाल का अध्यक्ष या सदस्य बना है, 5 वर्षों तक वह कोई राजनीतिक पद हासिल नहीं कर सकता है। 5 वर्षों तक वह कोई राजनीतिक पद हासिल नहीं कर सकता है। लोकपाल के प्रथम अध्यक्ष पिनाकी चंद्र घोष का कार्यकाल 2022 में समाप्त हो गया। तो लोकपाल के अध्यक्ष पिनाकी चंद्र घोष का कार्यकाल 2022 में समाप्त हो गया। लोकपाल के अध्यक्ष के पद जब रिक्त हो गए, खत्म नहीं, रिक्त हो गए, तो लोकपाल के कार्यवाहक अध्यक्ष प्रदीप कुमार मोहंती को बनाया गया। प्रदीप कुमार मोहंती को लोकपाल का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया, एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया गया। लेकिन 27 फरवरी 2024 को देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के कार्यालय के द्वारा लोकपाल के नए अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर नियुक्ति को लेकर एक सूचना जारी किया गया और कहा गया कि लोकपाल के नए अध्यक्ष अजय
मानिकराव खानविलकर, अजय मानिकराव खानविलकर को बनाया जा रहा है और वर्तमान में लोकपाल के अध्यक्ष अजय मानिकराव खानविलकर हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व रिटायर जज हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व रिटायर जज है अजय मानिकराव खानविलकर, वही लोकपाल के वर्तमान में अध्यक्ष है। करंट के लिहाज से तो सिर्फ ये बात याद रखना है कि वर्तमान में लोकपाल का अध्यक्ष कौन है, लेकिन स्टैटिक लिहाज से बहुत कुछ याद रखना है। कहा गया केंद्रीय स्तर पर लोकपाल और राज्य स्तर पर लोकायुक्त का गठन किया जाएगा। राज्य स्तर पर लोकायुक्त का गठन करने को लेकर लोकायुक्त अधिनियम पारित करने वाला प्रथम राज्य ओडिशा बना। प्रथम राज्य ओडिशा बना। ओडिशा में लोकायुक्त अधिनियम 1970 में पारित हो गया, लेकिन ओडिशा में लोकायुक्त का गठन 1970 में नहीं हुआ। आगे चल करके लोकायुक्त का गठन हुआ, लेकिन ओडिशा से पहले लोकायुक्त का गठन महाराष्ट्र ने कर लिया और महाराष्ट्र में लोकायुक्त का गठन 1971 में हुआ। और वही बिहार में लोकायुक्त का गठन 1973 में हुआ। 1973 में बिहार में भ्रष्टाचार को समाप्त करने को लेकर लोकायुक्त का गठन 1973 में हुआ है। 1973 में। तो बिहार एसआई परीक्षा के दृष्टिकोण से यह बात महत्वपूर्ण है। बिहार में लोकायुक्त का गठन कब हुआ है? तो 1973 में। बिहार में लोकायुक्त का गठन कब हुआ है? 1973 में। इसके बाद ये बिहार के परीक्षा के दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण है, तथा अन्य सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यह बात राज्यों के संदर्भ में लोकायुक्त अधिनियम पारित करने वाला प्रथम राज्य ओडिशा और लोकायुक्त अधिनियम लागू करने वाला प्रथम राज्य महाराष्ट्र। प्रथम राज्य महाराष्ट्र, पारित करने वाला प्रथम राज्य ओडिशा और लागू करने वाला प्रथम राज्य महाराष्ट्र। और बिहार में लोकायुक्त का गठन 1973। देखिए ऑस्कर अवार्ड, 96वां ऑस्कर अवार्ड जो 10 मार्च 2024 को दे दिया गया है, उसके बारे में, और 77वां बाफ्टा अवार्ड जो 18 फरवरी 2024 को दे दिया गया है, दोनों के विषय में यहां पर पढ़ना है। और दोनों में बहुत कुछ कॉमन है। एक को याद कर लीजिएगा, दोनों याद हो जाएगा। तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, तो आइए आराम से हम लोग देखते हैं। ऑस्कर अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड, और दूसरा बाफ्टा पुरस्कार। बाफ्टा, बाफ्टा पुरस्कार। आइए समझिए, पूरे विश्व में फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है ऑस्कर पुरस्कार। और ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत 1929 ईस्वी से हुई है। यह पुरस्कार एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंसेज नामक संस्था के द्वारा दिया जाता है। यह संस्था अमेरिका में है। यह पुरस्कार अमेरिका के लॉस एंजिल्स नामक शहर में 10 मार्च 2024 को दिया गया है। और 2024 में जो ऑस्कर अवार्ड दिए गए हैं, ये 96वां ऑस्कर अवार्ड है। 96वां संस्करण है ऑस्कर अवार्ड का। ऑस्कर अवार्ड का 96वां संस्करण है। मतलब इससे पहले 95 बार ऑस्कर अवार्ड दिया जा चुका है, 96वां बार ऑस्कर अवार्ड दिया जा रहा है। 2023 में जो तमाम फिल्में, विशेष तौर पर हॉलीवुड फिल्म, विशेष तौर पर हॉलीवुड फिल्म 2023 में जो रिलीज हुआ, उन तमाम फिल्मों को आधार बनाते हुए ऑस्कर अवार्ड दिए गए। और इस अवार्ड के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ फिल्म की अगर हम लोग बात करें तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड
हाइमर को मिला है। ओपेनहाइमर को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। और ओपेनहाइमर के ही डायरेक्टर हैं क्रिस्टोफर नोलन। क्रिस्टोफर नोलन को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला है। तो ऑस्कर के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के अवार्ड की अगर हम लोग बात करें तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला है क्रिस्टोफर नोलन। क्रिस्टोफर नोलन को मिला है। और क्रिस्टोफर नोलन ने ही ओपेनहाइमर फिल्म को निर्देशित किया। इस फिल्म के डायरेक्टर यही थे और इन्हीं को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला है। और ऑस्कर 20 से अधिक श्रेणी में दिया गया है, संभवतः 29 श्रेणी में दिया गया, 29। और उसमें 7 ऑस्कर ओपेनहाइमर फिल्म को ही मिला है। 7 ऑस्कर, 7 श्रेणी में ऑस्कर ओपेनहाइमर फिल्म को ही मिला है। जैसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड हो गया, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड हो गया, बेस्ट एक्टर का अवार्ड हो गया, ये सभी ओपेनहाइमर फिल्म से संबंधित लोगों को ही दिया गया है। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के अवार्ड की अगर हम लोग बात करें तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड सिलियन मर्फी को दिया गया है। और अभिनेता के तौर पर इन्होंने ओपेनहाइमर फिल्म में काम किया था। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के अवार्ड की अगर हम लोग बात करें तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जो है एम्मा स्टोन को दिया गया है। और एम्मा स्टोन को पुअर थिंग्स नामक मूवी में काम करने के लिए एम्मा स्टोन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है। यह बात याद रखना है। जैसे वैश्विक जगत का सबसे बड़ा फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार ऑस्कर अवार्ड है, उसी प्रकार से ब्रिटेन में फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है बाफ्टा पुरस्कार। सबसे बड़ा पुरस्कार है बाफ्टा पुरस्कार। बाफ्टा पुरस्कार 18 फरवरी 2024 को प्रदान किया गया। और बाफ्टा पुरस्कार जो 18 फरवरी 2024 को प्रदान किया गया है, यह पुरस्कार पहली बार 1949 ईस्वी में दिया गया था और तब से लेकर आज तक प्रत्येक वर्ष यह पुरस्कार दिए जाते रहे हैं। और 2024 में जो बाफ्टा दिया गया है, 2023 के फिल्मों को आधार बनाते हुए यह पुरस्कार दिया गया है। और यह 77वां संस्करण था। 77वां बाफ्टा का 77वां संस्करण था। बाफ्टा BAFTA बाफ्टा का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। यह बाफ्टा का फुल फॉर्म होता है। और बाफ्टा की अगर आप बात करेंगे तो बाफ्टा अवार्ड के अंतर्गत भी, और बाफ्टा अवार्ड लंदन में दिया गया है 18 फरवरी 2024 को। और बाफ्टा अवार्ड के अंतर्गत भी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड ओपेनहाइमर को, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड क्रिस्टोफर नोलन को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड सिलियन मर्फी को और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड एम्मा स्टोन को। मतलब ऑस्कर के अंतर्गत जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म, निर्देशक, अभिनेता, अभिनेत्री का अवार्ड मिला है, वही बाफ्टा के अंतर्गत भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, अभिनेत्री, निर्देशक फिल्म का अवार्ड बाफ्टा के अंतर्गत भी उसी को मिला है। मतलब दोनों सेम है। बस अंतर यही है कि एक वैश्विक स्तर पर दिया जाता है और एक ब्रिटेन के स्तर पर दिया जाता है। बात समझे? क्लियर है?